अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जो एटम से मिलकर बनते हो। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूलर हाइपोथेसिस 1920 में दी गई थी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टोडिंजर। उसने कहा था ये जो लॉन्ग चेन फार्मूलाज है ना, पॉलीस्टाइरीन के, रबर के, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन के, उसने ना इसके लॉन्ग चेन फार्मूलाज दिए थे। आगे चल के भी हम देखेंगे इन चीज़ों को। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का दूसरा नाम पॉलीमर्स होता है। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल का मतलब बहुत से एटम्स इसमें शामिल होते हैं। एंड ये बनते कैसे हैं? जब छोटे छोटे जो स्मॉल यूनिट्स हैं ना, स्मॉल मोनोमर्स हैं, वो रिपीट करते हैं। स्मॉल मोनोमर्स मिलते जाते हैं आपके पास एक लार्ज पॉलीमर बन जाता है आपके पास। जैसे कि अमाइनो एसिड मिलकर आपके पास प्रोटीन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पे आपके पास होता है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो दो क्लासेस में हमने डिवाइड किया हुआ है मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, एक इनऑर्गेनिक, एक आपके पास ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में को मजीद आगे हमने दो क्लासेस में क्लासीफाई किया, एक बायोपॉलीमर्स होते हैं, एक सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो चीज़ नेचुरल पाई जाए। बायो का मतलब होता है ऐसी नेचुरल चीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिले, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कुदरत ने हमें दिए, न्यूक्लिक एसिड, ये तमाम के तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। एंड ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक है, मतलब कुदरत से हमें हासिल हुए हैं। सिंथेटिक वो होते हैं जो कि आप कुदरती चीज़ों को यूज़ करते हुए बनाते हो खुद से। प्लास्टिक्स हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, रबर्स हो गए। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जो कि आप खुद ही बनाते हो, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, आपके पास सैंड है। या दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी होती है, ऑर्गेनिक चीज़ें वो होती हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन या इसके डेरिवेटिव्स पाए जाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिटेल से पढ़ा है। इनऑर्गेनिक में वो होता है जिसमें मोस्टली ये ना हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन मोस्टली ना हो। सैंड का फार्मूला देख लो, SiO2 होता है आपके पास। तो क्लासिफिकेशंस को आपने याद करना है कि इनऑर्गेनिक है, आपके पास ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक को मजीद दो में डिवाइड किया गया है। पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पॉलीमर्स के तीन टाइप्स के स्ट्रक्चर जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। पॉलीमर होता है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स की ना रेपिटेशन से मिलकर बनता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहते हैं। अब या तो ये एक मोनोमर है आपके पास, या तो एक मोनोमर यूं सीधे मिलते जाएं एक दूसरे के साथ। अब ये जो फाइनल एक पॉलीमर बनेगा इसको बोला जाएगा ये लीनियर पॉलीमर है। या आपके पास ये यूं मिलते जाएं, आपके पास कुछ इस तरह से आपस में मिलते जाएं, ये कहलाएगा ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच लीनियर पॉलीमर, ब्रांचेस लगी हुई हैं। या आपके पास पॉलीमर्स कुछ यूं मिलते जाएं स्ट्रेट, उसके बाद यूं क्रॉस लिंक्ड हो एक दूसरे के साथ, या ऐसे अटैच हो एक दूसरे के साथ। इसको बोला जाएगा क्रॉस लिंक्ड लीनियर पॉलीमर या इंटरकनेक्टेड पॉलीमर। आपके पास जो पॉलीमर चेन की लेंथ है ना वो कहलाती है आपके पास कि उस पॉलीमर की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी क्या है, डीपी उसकी क्या है। जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उसकी डीपी की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा आपके पास आएगी। जैसे कि एग्जांपल लेके चलो लीनियर पॉलीइथीन की, या आपके पास पॉलीइथीन। इथीन का मतलब होता है जिसमें आपके पास दो कार्बन हो, दो कार्बन की चेन बनती जाएगी तो वो पॉलीइथीन बन जाएगा, लीनियर फॉर्म में आ जाएगा तो लीनियर पॉलीइथीन कहलाएगा। इसमें ये आपके पास पॉलीइथीन होता है CH2 ये N लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये एक मोनोमर है। अब कितने मोनोमर मिलेंगे, N वो नंबर होगा जो कि बताएगा आपको। अब क्यों भी मॉलिक्यूलर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है? तो लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन जो कि बनती है आपके पास स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं। जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मैस है ना वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मोलर मैस, आप सिंपल जो मॉलिक्यूलर मैस उस रिपीटिंग यूनिट का उसका मल्टीप्लाई कर दो डीपी के साथ। डीपी का मतलब कि यहाँ पे n नंबर कितने हैं आपके पास। जैसे कि मॉलिक्यूलर मैस ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का? मॉलिक्यूलर मैस ऑफ रिपीटिंग यूनिट का, जिस यूनिट ने रिपीट करना उसका मॉलिक्यूलर मैस, प्लस ये n कितना है उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उस मुकम्मल का पॉलीमर का एक मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा आपके पास। जैसे कि इस केस में देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का फार्मूला देखो तो ये होता है। अब एक मोनोमर का यहाँ पे देखो कि मॉलिक्यूलर मैस कितना है, एक कार्बन का 12, एक H का 1, दो H है तो 12 प्लस 14 इसका हो गया, प्लस कर दो एक कार्बन है, एक आपके पास हाइड्रोजन है 12 प्लस 1 13, प्लस कर दो एक Cl का होता है 35.5 आपके पास। जब इन सबको ऐड किया हमने तो फाइनल आंसर हमारे पास आता है 63। अब ये एक आपके पास मोनोमर है। अब यहाँ पे n का मतलब यहाँ पे 1000 आप लो तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 63 के साथ, आपके पास आएगा 63,000। एंड ये क्या चीज़ है आपके पास? ये आपके पास इस पॉलीविनाइल क्लोराइड
जो पॉलीमर है इसका मोलिकुलर मास है आपके पास। बहुत से जो हाई मोलिकुलर मास पॉलीमर्स होते हैं ना, वो प्लास्टिक्स बनाने के लिए, रबर बनाने के लिए या फाइबर्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड उनका मोलिकुलर मास 10,000 से 1 लाख के आसपास जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। टाइप्स की बात की जाए, 2 टाइप्स हैं, एक होमोपॉलीमर बोलते हैं, एक आपके पास इसको बोलते हैं कोपॉलीमर। 3 टाइप्स के पॉलीमर्स हैं, एक होमो, एक को, एक टर। होमो का मतलब होता है सेम, ऐसे पॉलीमर जो कि आपके पास सेम टाइप ऑफ मोनोमर के मिलने से बने हो। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखो, विनाइल एसीटेट है आपके पास, ये एक मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CHO एसीटेट क्या होता है आपके पास CH3CO नेगेटिव, ये एसीटेट है बिल्कुल वैसे CH3CO नेगेटिव। वो जो एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो इस CH के साथ जाके अटैच हुआ है आपके पास। विनाइल क्या होता है, विनाइल आपके पास ये होता है कि जो इथीन है ना, इथीन में से आप एक H को निकाल दो, वैसे अल्केन में से एक H को निकालो वो अल्काइल बनता है, अल्कीन में से एक H को निकाल दो ना, ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH, एक H को निकाल दो, एक H को निकालोगे ये इथीन से बन जाएगा आपके पास विनाइल, इसका बोला जाता है ये विनाइल है आपके पास। एक बॉन्ड की जगह, इस बॉन्ड की जगह इस एसीटेट को ले आके अटैच कर दो, ये बन जाएगा विनाइल एसीटेट। जब बहुत से विनाइल एसीटेट आपस में मिलते जाएंगे ये कहलाएगा आपके पास पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉली का मतलब मैनी विनाइल एसीटेट के यूनिट एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। होगा क्या, ये वाला H, ये वाला डबल बॉन्ड के साथ जो है ना दूसरा एक विनाइल आके अटैच हो जाएगा, इसके डबल बॉन्ड के साथ ये तीसरा विनाइल आके अटैच हो जाएगा, तो ये ऐसे एक चेन बनती जाती है आपके पास। कोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर का मतलब होता है 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर एक दूसरे के साथ मिले। इसमें तो एक ही टाइप का मोनोमर एक दूसरे के साथ मिलता जा रहा था, इसमें 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जैसे कि विनाइल एसीटेट वो रिएक्ट करता है ब्यूटाइल मेलिएट के साथ। विनाइल एसीटेट में समझा चुका हूँ। ब्यूटाइल का मतलब होता है आपके पास जिसमें 4 कार्बन हो, मेलिएट का मतलब कि CH डबल बॉन्ड CH COBU ये आपके पास ब्यूटाइल मेलिएट है। दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, रिएक्शन के नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OCO-CH3, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इसका यही वाला जो डबल बॉन्ड है ना ये जाके इसके साथ अटैक करेगा एंड ये चीज़ यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी आपके पास। मतलब मोनोमर दोनों को इकट्ठा लिख के ना, दोनों को इकट्ठा दरमियान में एक बॉन्ड लगा दो एंड ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से हटा दो, बस डबल बॉन्ड हटा दो, एक चेन बना दो, वो आपके पास कोपॉलीमर है। टर्ड पॉलीमर क्या होता है आपके पास, जिसमें 3 मोनोमर्स की यूनिट जो है ना वो एक दूसरे के साथ आपस में आके कंबाइन करके मिलते हैं। जैसे कि ब्यूटाइल एक्रेलेट, मिथाइल एक्रेलेट, ये आपके पास टर्ड पॉलीमर्स की एग्जांपल है। 3 मोनोमर जो है ना डिफरेंट मोनोमर्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी की बेस पे अगर बात की जाए तो पॉलीमर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 टाइप्स में। पहली टाइप कहलाती है थर्मोप्लास्टिक, दूसरी कहलाती है थर्मोस्टैटिक। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो कि प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को जब हीट किया जाए वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड जब उसको कूल किया जाए वो हार्ड हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स भी ऐसे होते हैं, ऐसी प्लास्टिक्स के जिनको जब हीट किया जाए सॉफ्ट हो जाए एंड जब कूल किया जाए वो हार्ड हो जाए एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ही कम चेंज है। जैसे कि PVC पाइप्स, जो घरों में पाइप्स लगते हैं आपके पास पानी के, प्लास्टिक टॉयज, खिलौने हो गए, उसमें ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर यूज़ किया जाता है। थर्मोसेटिंग क्या होता है कि हीट करने से वो हार्ड हो जाए, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, हीट करने से हार्ड हो जाता है एंड बाद में उसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है। एग्जांपल देख लो, हल्के बाद में सॉफ्ट करने के लिए जब उसको हीट किया जाएगा वो डिकम्पोज हो जाएगा आपके पास, मेल्ट हो जाएगा जब उसको हीट किया जाएगा। सिंथेटिक वार्निश, एपॉक्सी रेजिन्स, ये आपके पास कौन से होते हैं, थर्मोसेटिक पॉलीमर्स। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस 2 टाइप्स के हैं आपके पास। 1929 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था WH कैरोथर्स, उसने पॉलीमर्स को क्लासीफाई किया था 2 टाइप्स में। पहली टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरी है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें कि मोनोमर्स एक दूसरे के साथ अब कंबाइन कैसे होते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू कंबाइन होते हैं। पहले प्रोसेस का नाम है एडिशन पॉलीमराइजेशन के, जिसमें फ्री रेडिकल एडिशन की जाती है। फ्री रेडिकल का लफ्ज जब भी आएगा ना आपके पास तो 3 स्टेप्स आपके ध्यान में आने चाहिए, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स के थ्रू आपके पास पॉलीमर बनेगा। जैसे कि पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन, एडिशन पॉलीमराइजेशन या तो थर्मल हीट देने से होगा या फोटोकेमिकल लाइट देने से आपके पास होगा। ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड जो है ना वो इसमें यूज होते हैं। यहाँ पे देखो इनिशिएशन रिएक्शन है आपके पास, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड आपने एक लिया हुआ है, ये ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड का मतलब होता है कि दरमियान में 2 ऑक्सीजन आ जाए आपके पास, ये मान के चलो तो RC डबल बॉन्ड हो, दरमियान में 2 ऑक्सीजन, ये आपके पास पर ऑक्साइड है। होगा क्या, होता यह है कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, जब टूट जाएगा तो RC डबल बॉन्ड हो, इस ऑक्सीजन पे एक रेडिकल एंड इस ऑक्सीजन पे भी एक रेडिकल, 2 अलग हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे लिख लिया 2 RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे
और नेगेटिव। अगले स्टेप में क्या होगा आपके पास, ये यहाँ से टूट जाता है आपके पास, ये वाला बॉन्ड जब टूट जाएगा तो 2R रेडिकल अलग हो जाएंगे, अपना रेडिकल लेके चले जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, वो रेडिकल इससे कंबाइन करके यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा तो CO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो 2R रेडिकल यहाँ पे अलग हो जाएंगे। प्रोपेगेशन के केस में देखो यहाँ पे क्या होगा, ये रेडिकल जो आपके पास यहाँ पे अलग हुआ था पहला रेडिकल आएगा एंड यहाँ पे आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH6H5, ये आपके पास मोनोमर है जिसको बोला जाता है विनाइल बेंजोइड, क्योंकि C6H5 है ना आपके पास, ये बेंजाइल ग्रुप कहलाता है आपके पास, एंड ये वाला ग्रुप कहलाता है विनाइल। अब ये वाला जो रेडिकल है ना, एक यहाँ से R आएगा एंड ये अटैक करेगा इस पे, आपके पास ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला ऊपर वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, ये वाला रेडिकल इसके रेडिकल्स के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बनाएगा, ये रेडिकल इसके पास चला जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, अब इसके पास एक रेडिकल मौजूद था, ये अटैक करता है इस पे एंड ये वाला बॉन्ड जो इसके साथ था वो इसके साथ अटैच हो जाता है एंड ये वाला रेडिकल दोबारा से इस पे शिफ्ट हो जाता है आपके पास, अब इसके पास रेडिकल है। अगले स्टेप में क्या होगा, जो इसके पास रेडिकल था एक और मॉलिक्यूल आएगा, ये अटैक करता है इस पे, ये डबल बॉन्ड टूटता है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इससे लेके इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है ये वाला, एंड ये वाला रेडिकल इसके पास चला जाता है आपके पास। प्रोपेगेशन रिएक्शन है। एंड लास्ट रिएक्शन होता है टर्मिनेशन की। रिएक्शन खत्म कब होगा, जब बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे आपके पास मिल जाएंगे, बहुत से देखो एक जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते जा रहे हैं, बहुत से मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, जितने मिलाने होंगे मिला दो, लास्ट पे क्या होगा, ये जो दूसरा रेडिकल था ना वो आएगा, आने के बाद ये जो आपके पास है ना ये वाला रेडिकल इससे जाके अटैच हो जाएगा, जब अटैच हो जाएगा तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, किसी और ऐसे ग्रुप को आने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो ये था एडिशन रिएक्शन आपके पास कि कैसे पॉलीमर बनते हैं। दूसरा आपके पास है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मिलने के बाद स्मॉल मॉलिक्यूल एमिट होता है, वाटर मॉलिक्यूल कह लो, मेथनॉल कह लो, उसकी क्या होती है, एमिशन होती है आपके पास, जैसे कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर्स कंबाइन करते हैं डाइओल्स के साथ एंड आपके पास नायलॉन या पॉलीएस्टर जो है ना वो फाइबर वगैरह बनता होता है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एक डाइओल है, डाइओल का मतलब जिसमें दो OH पाए जाएं, इसका फार्मूला देखो CH2OH CH2OH, एक चीज इसको बोला जाता है ये डाइओल है, मतलब कि एक ही कंपाउंड में दो OH पाए जाएं, ये डाइओल है। दूसरी आपके पास क्या चीज है, इसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास होता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH, डाई का मतलब कि दो ऐसे ग्रुप हों, तो C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH। दरमियान में क्या है आपके पास एसिड है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ ये अटैच है, होगा क्या, इस C डबल बॉन्ड O OH का ये इससे कंबाइन करने के बाद H2O की शक्ल में अलग हो जाएगा, बाकी ऐसे लंबी चेन मिलती जाएगी आपके पास। तो ये दो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो आपके पास पॉलीमराइजेशन के बाद मोनोमर्स मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, यहाँ पे मोनोमर्स मिलने के बाद पॉलीमर्स बनाते हैं। अब कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात की जाए, पहला पॉलीमर है आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनता है 52 डिग्री सेल्सियस पे 9 atm प्रेशर पे। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC जो आपके पास है, पॉलीविनाइल, विनाइल का तो मैंने मतलब समझा दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब कि इथीन में से एक H को निकाल दो, एक Cl निकाल दो तो विनाइल क्लोराइड आपस में मिलता जाएगा, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। कहाँ पे यूज होता है पता होना चाहिए, पाइप्स में, ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स में। पॉलीस्टाइरीन कहाँ यूज होता है, CH2 CH C6H5, ये पॉली स्टाइरीन है आपके पास, ऊपर भी हमने ये यूज़ किया था। तो ये आपके पास एक एडिशन पॉलीमर है आपके पास, कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ होता है आगे, फूड कंटेनर्स में, कॉस्मेटिक की बॉटल्स में, पैकिंग मटेरियल्स में, इसमें आपके पास ये यूज़ होता है। मेथड वही है जो समझा चुका हूँ कि आपके पास क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रेडिकल ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे जाके कंबाइन कर जाएगा, एक लंबी चेन बनती जाएगी। पॉलीविनाइल एसीटेट की बात की जाए, ये कलरलेस नॉन टॉक्सिक रीजन होता है एंड आपके पास कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये एज एन एडहेसिव के तौर पे यूज़ किया जाता है एज अ बाइंडर इमल्शन पेंट्स में। एक्राइलिक रीजन में क्या होता है आपके पास, ये आपके पास इसमें आपने याद करना है कि एक्राइलोनाइट्रेट एंड ये कहाँ पे यूज़ हो, इनके यूजेस जो है ना वो आपको आने चाहिए, कार इंडस्ट्री में, प्लास्टिक में। एक्राइलिक रीजन, ये कुछ टाइप्स हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की, आपको आनी चाहिए। पॉलीएस्टर रीजन कहाँ पे यूज़ होता है आपके पास कि जब अल्कोहल इथेन 1,2 डाइओल, इथेन क्या होता है आपके पास CH3 ये इथेन होता है। 1,2 डाइओल का मतलब एक H यहाँ से रिमूव होगा, ये एक H यहाँ से रिमूव होगा एंड ये आपके पास बन जाएगा CH2
एंड ये आपके पास आ जाएगा OH, ये आ जाएगा OH। मतलब एक एक H यहाँ से रिमूव करने के बाद आपने उस एक एक H की जगह क्या चीज़ लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, तो ये इथेन डायोल बन जाएगा। तो जब इथेन डायोल की एरोमेटिक बाय फंक्शनल एसिड जैसे कि बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि हमने यहाँ पे ये बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ये था पहली पोजीशन पे एंड फोर्थ वाली पोजीशन पे ये आपके पास ये बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी डायोल है, सही है, ये भी इथेन डायोल है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन जो ऊपर है ना वही उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आपके पास, पॉलीईस्टर रीजंस को ही उसने ऊपर रिएक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड क्लॉथिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पॉलीईस्टर रीजन आपके पास, कॉटन में, वो समर में कहते हैं पॉलीईस्टर की आजकल जो है ना वो तकिए भी आए हुए हैं आपके पास, रजाई भी आई हुई है, जैसे विंटर में आप ऊपर लेके सकते हो। तो पॉलीईस्टर रीजन जो है ना वाटर टैंक्स में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास है पॉलीअमाइड रीजन्स। पॉलीअमाइड रीजन्स कैसे बनते हैं, ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। पॉलीअमीन्स का रिएक्शन होता है एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड हो, OH 2 दफ़ा है, एंड एलिफेटिक का मतलब कि बीच में आपके पास क्या चीज़ हो, अल्केन हो। एलिफेटिक का मतलब अल्केन हो, तो CH2 एंड 2 यहाँ पे ये, तो ये आपके पास आ जाएगा एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इसका रिएक्शन होगा पॉलीअमीन के साथ। अमीन होता है आपके पास NH2 एंड ये बनेगा कैसे आपके पास CH2 NH2 ये पॉलीअमीन आपके पास है। इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा। रिएक्शन के नतीजे में आपके पास क्या होता है, कंडेंसेशन के नतीजे में यहाँ से H जाएगा एंड यहाँ से OH जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ। ये बिल्कुल वैसे ही है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद है आपके पास CH2 उसके बाद है C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O जाके अटैच हुआ इस NH के साथ, इस NH के साथ, आगे आएगा CH2 आगे आएगा NH, उसके बाद दोबारा से C डबल बॉन्ड O CH2 उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद दोबारा से NH, उसके बाद CH2 NH, ये N-1 आपके पास है। N-1 का मतलब यहाँ से एक मॉलिक्यूल आपके पास ये जब वाटर रिमूव होता है कंडेंसेशन रिएक्शन में तो आपके पास टोटल में से एक को माइनस कर देते हैं। ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है। हेक्सामिथाइलिन का मतलब कि 6 का यहाँ पे आपके पास मिथाइलिन का मतलब कि CH2 CH2 है, एंड यहाँ पे NH2 का मतलब डाइअमीन है, एंड इसको बोला जाता है ये एडिपिक एसिड है। डायोल तो है लेकिन ये डायोल नहीं, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको बोला जाता है एडिपिक एसिड। एंड ये नाइलॉन 6 ये लाजमी बहुत दफ़ा सवाल पूछा गया इसका, नाइलॉन 6 बना है, तो ये रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है। एपॉक्सी रीजन की बात की जाए तो ये फंडामेंटली तो पॉलीईथर्स होते हैं। ईथर क्या होता है कि जिसमें आपके पास एक ऑक्सीजन के साथ 2 H जो है ना वो आपके पास अटैच पॉलीईथर्स होते हैं। एंड आपके पास एपॉक्साइड भी आपके पास इसको बोलते हैं। पॉलीईथर असल में ये होता है आपके पास R/O/R, ये ईथर होता है आपके पास। ओके हो गया। इसके यूजेस आपने याद करने, इसके 2 एग्जांपल है एपॉक्सी रीजन्स की आपके पास। बायोपॉलीमर्स की बात की जाए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं तो बहुत से बायोपॉलीमर्स आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन से मिलकर बने होते हैं। पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट आपके पास हेट्रोजीनियस कंपाउंड होता है, मतलब बहुत से मॉलिक्यूल्स मिलके इसको बनाते हैं। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है अर्थ पे, MCQ से याद कीजिएगा। एंड इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी बोला जाता है। कार्बन का एक हाइड्रेट मतलब कि कार्बन के अंदर वाटर शामिल हो। एंड उसके बाद बात की जाए इसके जनरल फार्मूले की, इंपेरिकल फार्मूले की, वो आपके पास है CXH2OY। इसको शुगर्स भी बोला जाता है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के। एल्डिहाइड एंड कीटोन के ये आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। एल्डिहाइड क्या होता है आपके पास C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आपके पास एक साइड पे लगा हुआ H, दूसरी साइड पे देखो C डबल बॉन्ड O, एक साइड पे आपके पास है R एंड दूसरी साइड पे भी आपके पास R। ये कीटोन है, ये आपके पास एल्डिहाइड है। इसके पॉलीहाइड्रोक्सी अभी हम नीचे चलेंगे आपको समझ आएगी। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो पहली क्लास है इसकी मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स एक सिंपल शुगर है जिसको आप आगे मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज का मतलब पानी की मौजूदगी में इसका मजीद आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2ON, यहाँ पे N आपके पास 3 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स एल्डोजिस भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोसिस भी हो सकता है, मतलब जिसमें कीटोन ग्रुप होगा। एग्जाम्पल में ग्लाइसल्डिहाइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये तमाम के तमाम आपके पास मोनोसैकेराइड्स हैं। शुगर्स जिनमें 5 कार्बन पाई जाए वो पेंटोजिस कहलाते हैं, 6 पाई जाए हेक्सोजिस कहलाते हैं। ये तमाम चीज़ें
नीचे अभी हम देखते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये कॉमन हेक्सोसिस की एग्जांपल है, मतलब इनमें 6 कार्बन पाई जाती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, ग्लूकोज का भी एंड फ्रुक्टोज का भी। ये ग्लूकोज की ओपन चेन है, C1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। ये मुझे बताओ C डबल बॉन्ड O H, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया गया है ग्लूकोज में। एंड उसके बाद CHOH, तीसरी पोजीशन पे देखो OH एंड H की पोजीशन जो है ना वो उल्टा हो गई है, बाकी सेम है, HOH 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 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे H, यहाँ नीचे भी H, यहाँ पे OH आपके सिर्फ तीसरी पोजीशन पे आपने ख्याल रखना है कि OH आपके पास लेफ्ट साइड पे। जब आप इसको इस फॉर्म में लेके आओगे तो कैसे बनेगा आपके पास, तो सिंपल है C डबल बॉन्ड O H, बिल्कुल आपने इसको टिल्ट कर दिया, सही है। पहली कार्बन आपके पास ये आ गई है, उसके बाद चेन चलाते जो CHOH, उसके बाद COH H HOH, उसके बाद लास्ट पे C, एक साइड पे आपके पास H है, दूसरे साइड पे आपके पास CH2OH है। अब जब इसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन क्या होता है आपके पास, रिएक्शन के नतीजे में आपके पास क्या चीज़ बनती है कि यहाँ से एक H जाता है, यहाँ से आपके पास H जाएगा, एंड आपके पास यहाँ से आपके पास क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, टूटने के बाद ये रेडिकल इसके पास जाता है। जैसे ये रेडिकल इसके पास जाता है, ये रेडिकल ऑक्सीजन इस पे अटैक करता है कार्बन पे, एंड ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। जब शिफ्ट हो जाता है, अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाता है। अब जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एंड ये H आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये इस कार्बन पे देखो, C1 वाली कार्बन पे ऊपर H था, नीचे अब C डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पे OH आ गया, एंड ये ऑक्सीजन इसके साथ जाके अटैच हो गया है। एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हुआ है आपके पास कि OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा। जब H ऊपर हो OH नीचे हो, ये कहलाता है अल्फा डी ग्लूकोज। जब OH ऊपर हो H नीचे हो, ये कहलाता है बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म है। फ्रुक्टोज भी बिल्कुल आपके पास वैसे, लेकिन याद रखिएगा ग्लूकोज में 6 कार्बन होती हैं, फ्रुक्टोज में आपके पास 5 कार्बन जो है ना, फ्रुक्टोज में भी आपके पास 6 कार्बन होती हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप फ्रुक्टोज की साइक्लिक फॉर्म बनाओगे तो बिल्कुल वैसे ही आपके पास जैसे आपने ग्लूकोज की बनाई थी, CH2OH CH2OH आपके पास है। तीसरी पोजीशन पे OH लेफ्ट साइड पे, एंड बाकी आपके पास सेम टू सेम वही है। ये आपके पास जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप आपके पास है कीटोनिक ग्रुप। बस ये याद रखिएगा, फ्रुक्टोज में कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O, एंड आपके पास एक साइड पे H की बजाय यहाँ पे एक और कार्बन अटैच है। तो फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, ग्लूकोज में आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है C डबल बॉन्ड OH के साथ। एंड दोनों आपके पास क्या चीज़ है, दोनों का एक ही फार्मूला C6H12O6 होगा। क्या आपके पास कि जो ये वाली ऑक्सीजन है, जो C डबल बॉन्ड O था आपके पास, ये देखो जो ये वाली कार्बन है ना आपके पास, ये वाली, ये आपके पास आ गई लास्ट वाली, जिसके एक साइड पे CH2OH है, एक साइड पे आपके पास OH है, एंड एक साइड पे आपके पास ये वाला H है। ये वाला H रिमूव हो जाएगा। कैसे, ये वाला H आपके पास कैसे रिमूव होगा, अब ये देखो छठी कार्बन है ना, छठी के बाद देखो आपके पास ये वाली 5वीं कार्बन है, ये वाली आपके पास फोर्थ कार्बन है, ये वाली, सही है। एंड ये वाली जो आपके पास थी ना, ये आपके पास तीसरी कार्बन है, ये वाली तीसरी कार्बन है, सही है। तो होगा क्या, इस कार्बन के एक साइड पे आपके पास CH2OH अटैच है, ये जो नीचे आपके पास अटैच हो गया, एंड एक साइड पे आपके पास OH अटैच, मतलब इसने जाके बॉन्ड बनाया किसके साथ, इसके साथ। 1 और 5 का रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी आपके पास 1 और 5 ने रिएक्ट किया था, यहाँ भी 1 और 5 ने रिएक्ट किया है। कैसे होगा कि ये वाला H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये वाला अटैक करेगा आपके पास इसके ऊपर, एंड आपके पास ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड इसने नहीं, इसने बनाया, इस वाली ने, एंड इस वाली ने, इसने नहीं बनाया, जो ये वाली कार्बन है इसने। होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड ये ऑक्सीजन जाके इस पे अटैक करता है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये H इसके साथ जाके अटैच हो जाता है, यहाँ पे OH आपके पास बन जाएगा। तो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, आपके पास ब्लड शुगर भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है, ब्लड भी शुगर कॉज हो जाती है उसमें। तो कंबाइन एंड फ्री स्टेट दोनों में पाई जाती है। फ्री स्टेट में ये आपके पास स्वीट फ्रूट्स में, हनी में पाई जाता है। स्मॉल क्वांटिटी देखा जाए तो ब्लड में, यूरिन में आपके पास पाई जाती है। कंबाइन स्टेट में आपके पास डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में आता है, एनर्जी इन अवर बॉडी के लिए इसको बोला जाता है। फ्रुक्टोज भी आपके पास फ्री स्टेट में भी होता है, कंबाइंड स्टेट में भी होता है, स्वीटनिंग एजेंट्स में यूज़ किया जाता है चीज़ों को मीठा करने के लिए। दूसरी एग्जांपल इसकी ग्लैक्टोज हो गई, मैनोज हो गई, आपको याद होनी चाहिए मोनोसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं कि जिसमें 2 आपस में मिलेंगे, डाई या ओलिगो कहते हैं। 2 या 9 तक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, 2 से लेकर 9 तक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिल सकते हैं। जब मिलेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे
ये जो आपस में मिलेंगे, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आपस में मिलेगा, यहाँ पे आपके पास HOH यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स बाय वाटर, ये तमाम चीज़ें वही जो ऊपर एक्सप्लेन की गई है। तो डाइसैकेराइड्स में एग्जांपल देखी जाए तो सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है। इसमें जो सुक्रोज है ना वो शुगर केन में, गन्ने में, शुगर बीट में, चुकंदर में, पाइनएप्पल में, एप्रिकॉट, मैंगो, आलमंड, इन सब में पाया जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये एनिमल्स के मिल्क में पाया जाता है। प्लांट में लैक्टोज नहीं होता, ये MCQ से याद कीजिएगा। ट्राइसैकेराइड की बात की जाए, ट्राई का मतलब होता है 3, जो कि 3 मोनोसैकेराइड यूनिट जो है ना वो यील्ड करता है। जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाए तो 3 जो है ना वो निकलते हैं यूनिट। इसकी एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज देखो C18H32O16, ये कंफर्म कीजिएगा, आई थिंक सो O16 है। C18H32O16 मतलब कि 16 का डबल कर दो तो 32 आता है, 16 में 2 ऐड कर दो तो 18 आता है। और ये रेफिनोज का फार्मूला आपके पास, ये MCQs में आता है आपके पास। बाकी ये ओलिगोसैकेराइड क्रिस्टलाइन होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो पॉलीसैकेराइड जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाए तो बहुत से जो है, पॉली का मतलब मैनी, बहुत से मोनोसैकेराइड यूनिट जो है ना वो यील्ड करता है, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। जनरल फार्मूला की बात की जाए तो C6H10O5N होता है आपके पास। पानी में मोस्टली इंसॉल्युबल होता है, अमॉर्फस होता है, मतलब कि कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका नहीं होता। इनको नॉन शुगर्स भी कहते हैं। एज अ शुगर के तौर पे इसको यूज़ नहीं किया जाता, ना ही इसको जो है ना एज अ स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये एनर्जी को स्टोरेज के तौर पे काम करता है। एंड आपके पास प्लांट जो है ना वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, एंड एनिमल जो है ना वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाईली ब्रांच पॉलीमर, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एंड प्लांट्स जो है ना वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। एंड ग्लाइकोजन जो है ना वो लीवर में एंड मसल्स में जाके जो है ना वो स्टोर होता है। पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो पहले ही इसकी टाइप है, उसको बोला जाता है स्टार्च। स्टार्च एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है ह्यूमन की डाइट में। एंड स्टार्च आपके पास व्हीट में, राइस में, मेज में, पोटैटोज में, बार्ले में यहाँ पे पाया जाता है। एंड ये पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, मतलब कि अल्फा डी ग्लूकोज जो ऊपर हमने बनाना सीखा था, इसके बहुत से यूनिट्स मिलते जाएंगे, पानी इसमें से निकलता जाएगा एंड H2O की रिमूवल होती जाएगी एंड ये अल्फा लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, स्टार्च एक प्योर कंपाउंड नहीं है क्योंकि 2 पॉलीसैकेराइड यूनिट के मिलने से जो है ना ये बनता है। मतलब कि आप यूँ नहीं कह सकते स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, नहीं। स्टार्च एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ये 2 पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इन दोनों की कम्बिनेशन को बोलते हैं ये स्टार्च है। एमाइलोज क्या होता है, इसमें डिफरेंस पूछता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है। एमाइलोज पानी में सॉल्युबल होता है एंड ये डीप ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, जबकि एमाइलोपेक्टिन ये इनसॉल्युबल होता है पानी में। एमाइलोपेक्टिन जो पेक्टिन होता है जो पैकेट में होता है वो इनसॉल्युबल होता है पानी में एंड वो कोई कलर नहीं देता आपके पास। नेचुरल देखा जाए तो एमाइलोज कम तादाद में पाया जाता है, 10 से 20%, एंड जो पैकेट में होता है पैक्टिन होता है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, वो 80 से 90% तक पाया जाता है एंड वो पानी में जो पैकेट में चीज़ होगी वो ज़्यादा देर तक स्टोर की जाएगी, 80 से 90%, एंड वो कोई कलर भी नहीं देगी एंड वो इनसॉल्युबल होता है पानी में। कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्री के लिए, एंड इसके यूजेज हैं। नीचे देख लो इसको बनाया कैसे जाता है अमाइलोज का एंड अमाइलोपेक्टिन को। ये लिंकेज आपको आनी चाहिए। अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज की लिंकेज होती है एंड अमाइलोपेक्टिन में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जबकि अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो है ना वो लिंकेज आपके पास पाई जाती है। ये लिंकेज आपको आनी चाहिए। सिंपल 2 अल्फा डी ग्लूकोज बना के यहाँ पे जो HOH था ना, इनको आपस में आपने क्या करना, जोड़ देना। यहाँ से एक से H निकाल दो, दूसरे से OH, ऊपर अभी हमने सीखा भी है। एंड अमाइलोज में 1,4, अमाइलोपेक्टिन में 1,6, ज़्यादा 1,6 अमाइलोपेक्टिन में आपके पास पाई जाती है क्योंकि वो पैकेट है, याद करने के लिए। अगले आपके पास सेलुलोज। सेलुलोज की बात की जाए तो ये मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड है। आपके पास 100 बिलियन टन ऑफ सेलुलोज हर साल प्लांट बनाता है। 99% कॉटन जो है ना वो सेलुलोज होती है एंड वुडी पार्ट्स ऑफ ट्रीज जो है ना उसमें 50% सेलुलोज पाई जाती है। कॉटन में 99% एंड जो वुडी पार्ट्स ऑफ ट्रीज है उसमें 50%। ये बीटा डी ग्लूकोज जो है ना ये मिलकर, वो अल्फा डी ग्लूकोज बनाता था, ये बीटा डी ग्लूकोज जो है ना मिलकर बनाता है। एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज की लिंकेज से बनता है, जबकि जो आपके पास सेलुलोज है ये बीटा डी ग्लूकोज की जो है ना वो लिंकेज से आपके पास बनता है। बीटा ग्लूकोज का मतलब कि ऊपर OH आपके पास पाया जाएगा। एंड ये कुछ आपके पास चीज़ें कि अनब्रांच पॉलीमर है जिसमें अप टू 2500 यूनिट्स ग्लूकोज के होते हैं, ये तमाम चीज़ें। लास्ट में ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ग्लाइकोजन लीवर एंड मसल में एज एनर्जी के तौर पे स्टोर होता है आपके पास। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, ये याद कीजिएगा, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला जाता है। एंड इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से मिलता है जिनमें 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है एंड ब्रांच मॉलिक्यूल्स
जो है ना वो उस शेप में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग थिंग्स के, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कि बहुत से अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ह्यूमन बॉडी में 10,000 से अबव प्रोटीन्स पाए जाते हैं आपके पास। ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है एंड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पास ये तमाम चीज़ें। प्रोटीन्स की डेफिनेशन देखी जाए तो प्रोटीन को कहा जाता है ये हाई मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस पे आपको अमीनो एसिड देते हैं। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो 3 क्लासेस हैं, सिंपल, ड्राइव एंड आपके पास कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होता है? ऐसे प्रोटीन जो कि यील्ड करते हैं अमीनो एसिड। कब यील्ड करते हैं? जब उनकी हाइड्रोलाइसिस की जाएगी, मतलब कि जब उनको पानी में पास किया जाएगा तो वो आपके पास अमीनो एसिड जो है ना वो यील्ड करते हैं। जैसा कि सिंपल प्रोटीन में एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, लेगुमिन्स, कोलेजेंस। ग्लोबुलिन्स आपके पास पानी में इंसॉल्युबल होते हैं लेकिन ये डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन में सॉल्युबल हो जाते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको आनी चाहिए। सिंपल प्रोटीन में आपके पास ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स एंड इनकी क्या क्या होते हैं, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं। सिंपल प्रोटीन लैक्टोग्लोबुलिन एंड लेगुमिन, कोलेजिन ये आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं एंड 20 से 35% बॉडी की प्रोटीन जो है ना ये बनाते हैं। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात की जाए तो ये एक क्लास है प्रोटीन की जिसमें आपके पास सिंपल एंड जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उससे जो है ना ये मिलके आपके पास ड्राइव प्रोटीन बनते हैं। इससे कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके पास, जो कि जिसमें एक नॉन प्रोटीनिक ग्रुप पाया जाए, मतलब जिसमें नाइट्रोजन एंड कार्बन ना पाए जाए, वो उस नॉन प्रोटीनिक ग्रुप को बोलते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप आपके पास। सही है, तो ये एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन है, इसको आपने याद करना है। स्ट्रक्चर की बात की जाए 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर जो है ना वो प्रोटीन में पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है आपके पास चौथी टाइप का भी स्ट्रक्चर होता है क्वाटरनरी, लेकिन आप 3 ही याद कर लो। प्राइमरी में क्या होता है आपके पास अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है पेप्टाइड चेन में। अमीनो एसिड क्या होता है आपके पास C+ONH, ये एक सीक्वेंस आपके पास होता है C+ONH का, ये सीक्वेंस होता है, ये रिपीट होता है बहुत दफ़ा। इसको बोला जाता है ये आपके पास एदा पेप्टाइड लिंकेज है यहाँ पे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन जो है ना वो हीट करने से डीनेचर हो जाते हैं, पीएच चेंज होने से डीनेचर हो जाते हैं, मतलब काम के नहीं रहते हैं। एंड आपके पास एग्जांपल ले लो एल्बुमिन की। एल्बुमिन आपके पास एग वाइट में पाया जाता है, जो अंडे की सफ़ेदी होती है ना उसमें जब उसको कुक किया जाए तो ये आपके पास डीनेचर हो जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता है एंड ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। यही आगे जो है ना पे अंडे से जो बच्चा निकलता है मुर्गी का तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब वो डीनेचर हो गया तो किसी काम का नहीं रहता है। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन जो है ना आपके पास प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का एक कम्बिनेशन होता है। एंजाइम बायो कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं एंड ये तमाम इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं, आपको याद होने चाहिए। बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड एक आपके पास ग्रीक लफ्ज़ है, लाइपोस से निकला है, उसका मतलब फैट होता है एंड प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन से इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। पानी में इंसॉल्युबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज करते हैं। फैट्स एंड ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड है नेचर में एंड ये वन ऑफ द मेजर फूड फैक्टर्स हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। सोर्सेज की बात की जाए कहाँ से ये ऑब्टेन होते हैं लिपिड्स, आपको फैट्स एंड ऑयल मेजोरिटी जो है ना वो एनिमल से, प्लांट से, मेरीन ऑर्गेनिज्म से आपको ऑब्टेन होता है। एनिमल फैट आपके पास एडिपोज टिश्यूज में जो है ना वो स्टोर होता है। बटर, घी, इसे स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल फैट्स हैं जो कि मिल्क से आपके पास बनते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स, ये वेजिटेबल ऑयल आपके पास मेनली सीड एंड नट्स ऑफ प्लांट जो है ना वहाँ से आपको ये ऑब्टेन होता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की तो एनिमल एंड वेजिटेबल फैट या ऑयल आपके पास जो है ना ये ट्राई ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर का क्या मतलब होता है आपके पास, ये ईस्टर होता है कि C+O आगे O, ये ईस्टर ग्रुप है आपके पास, ये ईस्टर्स का ग्रुप है आपके पास। तो जब भी ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, ग्लाइसरोल क्या होता है कि 3 OH पाए जाए उसमें, फैटी एसिड क्या होता है R(C)O आपस में मिलेंगे एंड आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, यहाँ पे ये ग्रुप्स जाके अटैच हो जाएंगे। इस H को रिमूव करते जाओ, ये H रिमूव होता जाएगा आपके पास एंड ये वाला H क्या यहाँ से रिमूव होके इस OH के साथ यहाँ से मिल जाएगा, ये H एंड ये OH अलग हो जाएगा एंड ये C+O एंड यहाँ पे R, बल्कि हाँ ये C+O जाके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा एंड ये बन जाएगा C+OR, ये दूसरा जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, तीसरा यहाँ, ये बन जाएगा ट्राइग्लाइसराइड। ये आपको बनाना आना चाहिए। तो ट्राई ईस्टर और ग्लाइसराइड, ये ग्लाइसराइड का ट्राई ईस्टर कहलाता है आपके पास, ट्राइग्लाइसराइड या ग्लाइसराइड, ये इसकी डेफिनेशन है।
अच्छा, अब ये आपके पास सॉलिड में भी हो सकते हैं फैट्स, लिक्विड में भी आपके पास पाए जा सकते हैं। ऑयल का क्या फार्मूला ये आपको आना चाहिए, फैट का क्या फार्मूला ये आपको आना चाहिए। याद रखिएगा ऑयल में डबल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेशन पाई जाती है, जबकि फैट्स में कोई ऐसी अनसेचुरेशन नहीं पाई जाती है। बाकी यही चीज़ है, उसने यही चीज़ को नीचे बनाया हुई है, जो ऊपर बनी हुई थी ना यही चीज़ उसने बनाई हुई है, CH2O C डबल बॉन्ड O। आगे इस R की जगह उसने लिख दिया CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH, आगे CH2 7 आगे CH3। ये चीज़ आपने याद करके नीचे अप्लाई कर देनी है, सही है। असल चीज़ ये है, असल चीज़ आपके पास ये है, ये यहाँ तक ये लाजमी पाया जाता है। बाकी ये R है, इस R की जगह आप कुछ भी लिख, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपने याद कर देना, ये R उसने लिखा हुआ है, इसका R आपके पास उसने ये लिखा हुआ है। बाकी देखो ये वाली चीज़ कॉमन है, ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन है, लिक्विड में ये चीज़ लाजमी पाई जाती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये आपके पास डिपेंड करता है कि अनसेचुरेशन उसमें कितनी। क्लासिफिकेशन किया जाए तो सिंपल लिपिड्स होते हैं जो कि ईस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल के कंपाउंड, बस मतलब सिंपल फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल मिल जाएगा, जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये फैटी एसिड था, ये आपके पास ग्लाइसरॉल था, दोनों मिलकर उन्होंने सिंपल लिपिड बना दिए थे। अच्छा, अब बात की जाए तो कंपाउंड लिपिड्स की, कि जिसमें फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल के अलावा अल्कोहल भी शामिल होती है आपके पास वैसे लिपिड बनाने के लिए, जैसे फॉस्फोलिपिड्स, पिंजोलिपिड्स आपके पास एंड लिपोप्रोटीन्स, ये आपके पास कंपाउंड लिपिड है। डिराइव्ड में क्या आ जाएगा आपके पास, जो कि सिंपल एंड कंपाउंड का हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट होगा, दोनों के मिलने से जो चीज़ बनेगी, जैसे कि स्टीरोल्स, विटामिन डी आपके पास, टर्पीन, ये आपके पास डिराइव में आते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि ऑयल एंड फैट ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं उसमें क्रिस्टल आपको रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलते, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं एंड पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एंड आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का पुअर कंडक्टर होते हैं आपके पास। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके पास आती है हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं, मतलब ट्राइग्लिसराइड बन गया है, पानी में ऐड कर दो, ये यहाँ से बॉन्ड जो है ना वो तोड़ देते हैं अपना, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है एंड आपके पास RC डबल बॉन्ड O, ये आपके पास OH पानी से आ गया एंड पानी का जो H था वो यहाँ पे जाके अटैच हो गया, वापस से ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड में चला जाएगा। स्पोनिफिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। स्पोनिफिकेशन में फैट या ऑयल की जब रिएक्शन होती है, ट्राइग्लाइसराइड ले लो, वही चीज़ नीचे ले लो, इसकी फैट इसकी अल्कली के साथ रिएक्शन करा दो एंड आपके पास ये सोप बन के आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na। मतलब ये जो चीज़ अलहदा होगी आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास H था वो H तो जाके अटैच हो जाएगा आपके पास कहाँ पे, इस O के साथ, जबकि ये RC डबल बॉन्ड O एंड ये वाला जो ONA है आपके पास, ये जाके यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ये कहलाता है आपके पास सोप। हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स की बात की जाए तो जो अनसेचुरेटेड ग्लाइसराइड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन, मतलब ये आपके पास ऑयल है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दो तो यहाँ पे भी CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हटते जाएंगे आपके पास। तो सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, इजीली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद अनसेचुरेशन इसमें से रिमूव कर सकते हो। लिक्विड ग्लाइसराइड एक ऑयल होता है, सेमी सॉलिड ग्लाइसराइड एक फैट होती है आपके पास। स्पोनिफिकेशन नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है आपके पास, कि कितने मिलीग्राम आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के या सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 ग्राम फैट को या ऑयल को स्पोनिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब 1 ग्राम फैट है या ऑयल है, उसमें कितने मिलीग्राम आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ना एडिशन करनी है, कितने मिलीग्राम, ताकि वो आपके पास ट्राइग्लाइसराइड जो है ना वो स्पोनिफाई हो जाए। स्पोनिफाई का मतलब उसमें से आप आगे वो सोप बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ग्लाइसरॉल ट्राइपाल्मिटेट जिसका मोलिकुलर वेट होता है 807, इसको तकरीबन 1,68,000 मिलीग्राम के चाहिए होता है मुकम्मल स्पोनिफाई करने के लिए, मुकम्मल सोप की फॉर्म में जाने के लिए। इसको डिवाइड कर दो तो इसका स्पोनिफिकेशन नंबर आएगा 208। तो स्पोनिफिकेशन नंबर निकालने के लिए आपने कितना मिलीग्राम चाहिए उसको उसके मोलिकुलर वेट पे डिवाइड कर दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एसिडिक नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेंसिडिटी होता है कि आपके पास के कितनी देर तक जो है ना वो ऑयल या फैट में स्मेल पैदा नहीं होगी। स्पाइलेज एंड गिव ऑफ ऑर्डर की कितनी देर तक जो है ना आप उसको बचा सकते हो। मेनली हाइड्रोलिटिक या ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की वजह से ये स्मेल वगैरह फॉल स्मेलिंग एल्डिहाइड या फैटी एसिड जो है ना वो प्रोड्यूस हुआ करते हैं। आयोडीन नंबर की बात की जाए तो जितनी ज़्यादा अनसेचुरेशन होगी, जितनी ज़्यादा डबल बॉन्ड होगे, उतने ज़्यादा जो है ना आपके पास उसका आयोडीन नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपने सिंपल क्या करना है कि नंबर ऑफ आयोडीन कितना 100 ग्राम फैट या ऑयल लेके कितने ग्राम जो है ना वो आयोडीन उसमें ऐड की जा सकती है। जितनी ज़्यादा ग्राम आयोडीन ऐड होगी इसका मतलब उसमें अनसेचुरेशन उतनी ज़्यादा है। एंड ये जो आयोडीन नंबर ये डिपेंड करता है उसी डबल बॉन्ड पे बात हो चुकी है। ग्लाइसराइड जिनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होगा वो आपके पास उनका आयोडीन नंबर 0 होगा, इसका मतलब फैट है, वो आपके फैट में डबल बॉन्ड तो नहीं होता है। एसिडिक नंबर की बात की जाए, एसिडिक नंबर बताता है आपको कि कितने फ्री फैटी एसिड जो है ना उसमें मौजूद है
हैं आपके पास। 2 नंबर मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि न्यूट्रलाइज करता है 1 ग्राम फैट को। स्टेरॉइड्स की बात की जाए आपके पास, स्टेरॉइड्स आपके पास क्या होते हैं, ये नेचुरली अक्रिंग लिपिड्स होते हैं आपके पास, कुदरती लिपिड्स होते हैं आपके पास। इसका पूरा नाम देखो, पर हाइड्रोसाइक्लो पेंटेनोफिनेंथ्रीन आपके पास, ये इसका स्ट्रक्चर है, लाजमी आपको याद होना चाहिए। इसमें 3 रिंग 6 मेंबर रिंग होते हैं आपके पास, ए बी सी 6 मेंबर रिंग है, मतलब 6 कार्बन है। एंड एक डी वाला 5 मेंबर जो है ना वो आपके पास रिंग होता है। टोटल मिला दो तो 17 कार्बन आती हैं आपके पास। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स में आपके पास पाए जाते हैं। अगला आपके पास है कोलेस्टेरॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल स्टीरॉल है, ये भी एग्जाम MCQ में बहुत दफ़ा पूछा गया है। एंड ये आपके पास फ्री फॉर्म में भी होता है, स्टेरिफाइड फॉर्म में भी जो है ना आपके पास पाया जाता है, एग के यॉक में एंड नर्वस टिश्यू में, इन तमाम चीज़ों में। ये कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर है, स्टेरॉइड से मिलता जुलता है। 6 मेंबर रिंग है, 1 मेंबर रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है एंड इस आर की जगह यहाँ पे ये लंबी चेन आ गई, ये आपने याद करना। नेक्स्ट आपके पास है स्टीरॉल ऑफ फंजाई एंड यीस्ट, ये था एनिमल स्टीरॉल। एंड फंगस या यीस्ट का जो स्टीरॉल होता है उसको बोला जाता है गैस्ट्रोल। ये अल्ट्रावायलेट रेस को जब इरिटेट किया जाए तो आपके पास गैस्ट्रोल आपके पास विटामिन D2 में जो है ना वो चला जाता है। नेक्स्ट बात की जाए फॉस्फोलिपिड्स की, तो फॉस्फोलिपिड्स आपके पास बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनकी, एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ना वो इसमें मौजूद होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स की बात की जाए तो एनर्जी का सोर्स है आपके पास, एंड बहुत से जो फूड है ना आपके पास वो उसमें लिपिड पाया जाता है आपके पास, इंसुलेटिंग इफेक्ट होता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ये तमाम चीज़ें। एंजाइम्स की बात की जाए तो सिंपल है, एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए कितना स्पीड अप करते हैं, 10 की पावर 20 टाइम जो है ना वो रिएक्शन को आपके पास स्पीड अप कर देते हैं। ऐसे एंजाइम जिनमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाए जाए, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं वो आपके पास है को एंजाइम, जो कि उसको हेल्प करता है आगे रिएक्शन को प्रोसीड करने में। जैसे कि आपके पास कुछ इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स हैं, उन कोर फैक्टर्स में आपके पास क्रोम ऑक्सीडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये आपके पास इनके नाम आपको याद हो, क्रोम Fe, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिंक एंड मैग्नीशियम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें ये जो है ना आपके पास पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है ना थायमीन पायरोफॉस्फेटेज में विटामिन B1 जो है ना वो आपके पास पाए जाते हैं। एंजाइम के एंड पे हमेशा एज आएगा, याद रखिएगा। एंजाइम की क्लासिफिकेशन की जाए तो इसकी कुछ क्लासेज हैं, 6 क्लासेज हैं इसकी। ऑक्सीडो रिडक्टेजेज है, ट्रांसफेरेजेज है, ऐसे एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे एंजाइम जो कि फंक्शन ग्रुप को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, फॉस्फोट्रांसफेरेज। ऐसे एंजाइम जो कि रिएक्शन को हाइड्रोलाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनको प्रोटोलेटिंग एंजाइम भी कहते हैं। लाइसिस ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके पास पानी या कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो आपके पास वहाँ से एमिट होती है। फॉस्फोग्लाइसोम्यूटेसिस आपके पास आइसोम्यूटेसिस हो गए जो कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है, लिगेसिस हो गए। ये कुछ आपके पास क्या थे, इसके टाइप्स थे। प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को स्पेसिफाइड कर कैटालाइज कर सकता है। जैसे कि हेक्सोकाइनेज कैटलिस्ट आपके पास है, ये सिर्फ ग्लूकोज फ्रुक्टोज को मैनोज को 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज ग्लाइकोनेज जो है ना इसके लिए यूज़ किया जाता है, इस कंपाउंड को कैटालाइज करने के लिए। प्रोटीनिक नेचर होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं, सेम किसी स्पेसिफिक पे जाके अटैक करते हैं। आइसो एंजाइम आपके पास यूँ मान के चलो कि इनकी केमिकली एंड फिजिकली एक दूसरे से ये डिफरेंट होते हैं। फैक्टर्स की बात की जाए तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा आपके पास रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर की बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ये इफेक्टिव होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो इनइफेक्टिवनेस इनकी स्टार्ट हो जाएगी, एंड जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहते हैं, जिस पे ये काम करते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएंगे, इंसान बीमार हो जाता है। पीएच की बात की जाए तो 6.4 से लेकर 6.9 ये सलाइवरी एमाइलेज जो कि माउथ में होता है एंजाइम उस पर काम करता है, नहीं तो फिर जायका ही मुंह का ख़त्म हो जाता है। तो एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एंड एपोएंजाइम कोएंजाइम कोफैक्टर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एंड मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, जिंक मेटल किस एंजाइम में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड रेडिएशंस को पास किया जाए तो ये डीएक्टिव हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये याद करना है कि अल्कलीन फॉस्फेटेज ये रिकेट्स के लिए जो बीमारी होती है ना उसके लिए जो है ना ये उसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जॉन्डस के लिए लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस LDH1, इसके लिए हार्ट डिजीज़ के लिए जो रेज हो जाता है हार्ट डिजीज़ में LDH1 तो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस यूज़ किया जाता है। एंड ड्रग्स में भी मोस्टली यूज़ किए जाते हैं L-एस्परजिनेस, ये आपके पास जो है ना ब्लड कैंसर चिल्ड्रन में उसको ट्रीट करने के लिए जो है ना वो यूज़ किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले 1868 में फ्रेडरिक माइस्टर एक साइंटिस्ट था, उसने पस सेल से जो है ना उसके न्यूक्लियाई से उसको ऑब्टेन किया था।
एंड न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल सिंपल है आपके पास कि ये इसमें डीएनए होता है, आरएनए, आपकी इसकी दो टाइप्स हैं, एक डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपके पास कंपोनेंट्स की बात की जाए तो आपके पास दोनों डीएनए एंड आरएनए आपके पास लार्ज न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। आपके पास नाइट्रोजनस बेस की बात की जाए तो प्यूरीन्स होते हैं या पैरिमिडीन होते हैं, इसके स्ट्रक्चर है। पैरिमिडीन सिंगल होता है एंड प्यूरीन डबल रिंग जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है आपके पास। एंड न्यूक्लियोसाइड आपके पास क्या होता है, प्यूरीन्स में आपके पास एडेनिन एंड गुआनिन आते हैं, जबकि पैरिमिडीन में साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, आरएनए में यूरासिल होता है एंड डीएनए में थायमिन आपके पास होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, सिंपल नाइट्रोजनस बेस, चाहे प्यूरीन हो चाहे पैरिमिडीन हो, प्लस शुगर, चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सी राइबोज हो, ये न्यूक्लियोसाइड होता है। लेकिन जब फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर दो तो वो आपके पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है आपके पास। डीऑक्सी नाइट्रो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करके जाता है। आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोज होती है, डीएनए में 2 डीऑक्सी राइबोज होती है, एमसीक्यूज हैं। एंड आरएनए में साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, ये डीएनए में एडेनिन एंड गुआनिन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है थायमीन की बजाय। तो जेम वैटसन ने इसका जो है ना वो मॉडल सबसे पहले प्रेजेंट किया था, तो 1953 में। इसमें रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन होती रहती है आपके पास। तो ये आपके पास था चैप्टर नंबर 14 का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू एंड डिटेल से थोड़ी सी हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।